नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने अपने अत्यंत प्रतिष्ठित मंच पर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतनी कम अल्प अवधि में वार्तालाप का अवसर दिया। पुनः आभार। सर, आभार मेरी तरफ से भी कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाल लेते हैं मेरे लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाह रही हूँ सर, ये जो भेड़ चाल चल निकली है, मैं भी अर्बन नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल, पीएम मोदी ने तो दिमागी नक्सलों की बात की थी, लेकिन ये जो हमारे राजनेता हैं, पी चिदम्बरम से लेकर केजरीवाल से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, सबके सब खुद को दिमागी नक्सल बताने पर अड़े हुए हैं। तो ये पूरा मामला किस तरह से देखा जाए? क्या इनको पता भी है कि नक्सलियों ने इस देश के साथ क्या किया है? इनको अगर मालूम होता है, जैसे अंग्रेजी में अगर कहें तो शेक्सपियर ने कहा था, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मूर्ख वहां चले जाते हैं जहां फरिश्ते भी नहीं जाते हैं, और नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। इस तरीके के अगर नादान दोस्त मिल जाए, मैं भी दिमागी नक्सली हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैंने आपसे कई शो में आज रहा हूं, मैंने कहा कि आप अगर इसे गोल पोस्ट कैसे बदल देते हैं, ये इनसे सीखें, हमारे नेताओं से। अगर आप हमारे बच्चों की नीट निकल कराएंगे तो हाँ मैं नक्सली हूं। अगर आप जो भुखमरी है उस पर वार्ता नहीं करेंगे तो मैं नक्सली हूं। अगर आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप इन सब बातों को खूब करें, 1000 गुना ज्यादा करें। मेरे 4 सवालों का जवाब आप दे दें, अगर इसका जवाब हाँ में है तो पुलिस आपकी खाल उतार लेगी। और वो 4 सवाल में नंबर 1 सवाल ये है, कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, सहमत हैं या असहमत हैं? कितने हिडमा मारोगे, हर घर में हिडमा निकलेगा। एक का भी का जवाब हाँ में दिया आपने, और कह दीजिए हाँ मैं इससे सहमत हूं, मैं अभी एफआईआर करा करके आपकी मिट्टी पलीट न करा दूं तो कहिएगा। ये गोल पोस्ट बदल करके उंगली कटा के, जैसे हो ना कि आटा लपेट के भंडारी बनना और नाखून काट करके शहीद बनना, ये यही लोग हैं। मैं भी नक्सली हूं। तुमसे जिस वक्त बंदूक की गोली सुनाई पड़ेगी ना, तुम्हारी पतलूनें हो जाएंगी गीली। इसलिए ऐसी बातें करो जो कि विश्वसनीय है। तो अंजू जी, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। 4 चैनल पे आज मैं गया, किसी ने इसका हम, क्योंकि अगर जिस दिन दे देंगे ना वो हो जाए। और ये चूंकि जिन लोगों ने नक्सलवाद से संघर्ष किया है, हजारों जानें चली गई, पुलिसकर्मियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, आम जनता की, उसके लिए एक शब्द सहानुभूति का नहीं। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद देश से समाप्त हो गया, उसके लिए कोई प्रशंसा और जय हिंद का एक शब्द नहीं। और अब आप ये देख लीजिए, 2008 में मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश था। हर साल डीजीपी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो 2008 में जब मैं गया था, श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, श्री अजीत डोवल डायरेक्टर आईबी थे। तो उन्होंने ये कहा कि भारत के 40% भूभाग पर, 40% भूभाग पे नक्सलियों का और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का वर्चस्व है। और 40% बहुत बड़ा भूभाग होता है। इसका मतलब 40 का कब 50 बन जाए, 60 बन जाए, कुछ पता नहीं था। सालाना 25,000 करोड़ की कमाई नक्सली करते थे, जो समझते थे केवल ये क्रांति कर रहे हैं। और ये नक्सली जो है, मन को मालूम है माओ से तुंग की पहली विचारधारा कौन सी है? कि माओ से तुंग की विचारधारा से लैस ये नक्सली, तो पहली उनका जो सूत्र था कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है। रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। और एक और कम्युनिस्ट नेता है, वो ये कहते हैं कि डू नॉट बी सेंटिमेंटल ओवर शेडिंग अ फ्यू लिटर्स ऑफ इनोसेंट ह्यूमन ब्लड, दैट इज अ स्मॉल प्राइस यू हैव टू पे फॉर अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। कुछ लिटर निर्दोष मानव रक्त के बहने पर भावुक मत होइए, क्योंकि ये बड़ी छोटी कीमत है क्रांति के सफल होने में। तो मैं ये कहूंगा, माननीय कम्युनिस्ट नेताजी कॉमरेड साहब, खून अगर मेरा बहे तो आप कहते हैं कि भावुक ना हो, लेकिन अगर कॉमरेड में आपका खून बहा दूं तो आप सामंती कहेंगे, आप फासिस्ट कहेंगे। लेकिन कॉमरेड ये मत भूल जाइए, जो लोग सांपों से खेलते हैं, सांपों के डसने से ही मरते भी। ये मत भूल जाइए, दोज दैट प्ले विद द सॉर्ड शैल पेरिश विद द सॉर्ड। तो इन सब चीजों को अगर आप समझ गई होंगी, तो सबसे पहले मैं आह्वान ये करूंगा
ये जो एक फैशन बन गया है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल श्रीनाथ तान के कर रहे हैं, मैं भी अर्बन दिमागी नक्सली हूं, चिदम्बरम मैं भी दिमागी नक्सली हूं, राजनीति मेरा विषय नहीं है, और सभी की विद्वता को प्रणाम करते हुए, ये तो वो लोग हैं, एक साहब इनमें से तो वो हैं जो गमलों में सब्जियां उगा उगा करके करोड़ों रुपए पैदा किए। तो आपका तो नक्सली होना स्वाभाविक, बिना ईमानदारी की तनख्वाह से तो भाई खेती कृषक तो पुश्तैनी मेरा भी काम रहा है और अच्छी खासी मेरी भी खेती है, लेकिन ये सोच लीजिए खर्चा निकल आए वो बहुत बड़ी बात है। अच्छी खेती है मेरी, लेकिन खर्चा निकल आए, सबकी तनख्वाहें टाइम से मिल जाएं, पेट्रोल डीजल का पंपिंग सेट का खर्चा निकल आए, ट्रैक्टर का खर्चा निकल आए, बहुत बड़ी बात है। आप तो गमलों में घर में रह करके आपके हाथ में तो वो तिलिस्म है कि गमलों में गोभी और सलाद उगा करके आप करोड़ों पैदा कर लेते हैं, तो आप अपनी बात करें ना। हम तो साधारण मानव की बात करते हैं, कभी आप गृह मंत्री हो जाएंगे, कभी आप दिमागी नक्सली हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है श्रीमान जी, आपके बेटे कार्तिक जो हैं उनके ऊपर तमाम आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग आदि के, तो आपको भी ये नाखून कटा करके शहीद बनने की या बहुत बड़े त्यागी बनने के लिए शायद आपके अपने कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी बात की विश्वसनीयता वही अरविंद केजरीवाल की भी। आज अगर सबसे झूठा व्यक्ति कोई हिंदुस्तान में अगर कोई ट्रॉफी हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो ट्रॉफी किसको मिलेगी और कितना बड़ा स्वांग करने वाला। मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, और बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि वो मैं राजनीति करूंगा। बच्चों की कसम खा कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार होऊंगा, बना लेंगे शीश महल और एक्साइज और शराब के ठेकों में करेंगे धांधली, और जब पकड़े जाएंगे तो फिर वही स्वांग आएगा हवाई चप्पल और मफलर वाला। तो इनकी बातें छोड़ दीजिए, हम लोग बात करते हैं मुद्दे की बात। जो प्रधानमंत्री ने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे आपके लिए, पूरे देश के लिए एक आह्वान भी कहा था कि पहले पहचानना है इनको, पहले इनको पहचानना है, फिर इनको आइसोलेट करना है, और आइसोलेट करने के बाद क्या करना है तो वो तो प्रधानमंत्री ने बताया नहीं। प्रधानमंत्री तो पहले तो अर्बन नक्सलाइट की तो मतलब दिमागी नक्सल की परिभाषा बताई नहीं। अब प्रधानमंत्री वहां डिक्शनरी लेके कागज कलम लेकर के आप गए थे कि वहीं से बता देंगे। प्रधानमंत्री का एक भाषण था, दिशा निर्देश था, उसमें इंसाइक्लोपीडिया लेकर के नहीं जाते हैं कि हर चीज का इमला आपको वहीं दिया जाए। और अगर आप चाहते हैं, ये कोई ऐसी क्रांतिकारी बात नहीं है। दिमागी नक्सल वो होता है जो चरमपंथियों को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हर तरीके से, संसाधन से, विचारधारा से या अन्य तरीके से वो उनकी मदद करता है, सहायता करता है, वो है दिमागी नक्सल। इसमें कौन सी क्रांतिकारी बात है? इसमें कौन सी क्रांतिकारी बात है? जब कहते प्रधानमंत्री ने परिभाषा तो बताई नहीं। परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने बताने की जरूरत थोड़ी है, जो जिसका स्तर होगा उसके लिए तो हम आप बैठे ही हैं परिभाषा देने के लिए। और आपने परिभाषा नहीं तो थानेदार समझा देगा परिभाषा बड़े कायदे से आपको। तो बेहतर ये होगा कि अपने अच्छे बुरे को, अपने हित अहित को आप कायदे से खुद ही समझ लें। अब आप ये बताती है कि आखिर ये करते क्या है। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है। दिमागी नक्सल कौन है? ये सॉफ्टवेयर है, और जंगल में जो नक्सल है वो हार्डवेयर है। इनका पूरा माइंड की वायरिंग, आइडियोलॉजिकल इंजन, लॉजिस्टिक हब, लीगल कवर और रिक्रूटमेंट ग्राउंड, ये चार पाए की इनकी मेज है। चारों पाए यही प्रोवाइड करते हैं। आइडियोलॉजिकल इंजन कि मतलब इनको अगर टेकी कुमार है, यूट्यूब पे जाइएगा, समय नहीं है। अगर आपको बनाना है रॉकेट लॉन्चर तो आप एक स्टेट में जो आपका मुफीद हो वहां पे बैरल ग्रुप बनाइए। टेकी को खुद भी बीटेक था। दूसरे स्टेट में आप जाकर के बनाइए चाल वाले पुर्जे, तीसरे स्टेट में असेंबल कर दीजिए, और जहां नक्सल चाहे रॉकेट लॉन्चर उनको उपलब्ध करा दीजिए। अब इतना ब्रेन का एप्लीकेशन तो दिमागी नक्सल ही तो कहेंगे। जो जंगल में रॉकेट लॉन्चर चला रहा है उसको क्या मालूम, लेकिन टेकी कुमार बीटेक है। बीटेक होने के साथ साथ आप यूट्यूब पे देखिएगा जरूर टेकी कुमार और उसका हिस्ट्री, इनको कहते हैं दिमागी नक्सल। तो उसने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल इसीलिए किया कि चरमपंथियों को जंगल में रॉकेट लॉन्चर दे। उसके बाद रिक्रूटमेंट, इनको पैसा देना, प्रलोभन करना, ब्रेन वॉश करना। जेएनयू में जिन बच्चों को हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कश्मीर भारत का अंग नहीं है, और इस तरीके से उनको उल्टे सीधे नारे लगवा करके उनका कैरियर चौपट करा देना। पहले ऐसे काम करा दीजिए कि उनके नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाए। पुलिस रिकॉर्ड में आ जाए, जब वो निराश हो जाए अपने कैरियर को लेकर के तो उनको हथियार दिलवा देना। जब पकड़े जाए तो वकीलों का इंतजाम, जैसे आपने देखा कुछ सेट वकील हैं इनके, और वो सेट वकील जो हैं वही इनके वकालत करते हैं, जिनके लिए इनको पैसा आदि नहीं देना पड़ता है।
और जब जरूरत पड़ती है तो इनके ऐसे 100 लोग साइन कर दे देते हैं किस चीज के लिए, कि इनको छोड़ा जाए। आपने देखा होगा कि अभी आज की तारीख में शर्जिल इमाम और उमर खालिद को छुड़वाने के लिए 100 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, वही नाम पुराने, नसीरुद्दीन शाह, अरुंधति रॉय, प्रकाश राज, हर्ष बंदर, तो उनके नाम गिराने से नहीं, लेकिन ये लोग हैं, सेट लोग हैं। अब इनसे ये पूछिए कि आप समझते हैं कि इन्होंने जो कहा था 2019 में कि चिकन्स नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत को अलग कर दें, क्योंकि चिकन्स नेक पे उनका कब्जा होना चाहिए, और इन्होंने जो दिल्ली पुलिस के ऊपर, महिला अधिकारियों के ऊपर जो इन्होंने आक्रमण करके और जो उनके साथ मारपीट की थी, क्या वो जायज था? इसी तरीके से जो ग्लैमर कोशेंट अब ये आ गया है, ग्लैमर कोशेंट के चलते इन लोगों को एक महिमा मंडित हो जाते हैं। पैसा तो जो मिलता है मिलता ही है। आईबी के अफसर को ताहिर हुसैन ने 52 चाकू मार करके उसकी हत्या की थी। आप याद करें तो क्या वो जायज है या नाजायज है? और मैं वाकई कहता हूं, इनको क्यों छोड़ा जाए? आपको इतना पीड़ा क्यों हो रही है? ये पीड़ा इसलिए नहीं है कि इनके मानवाधिकार के संबंध में इनका कमिटमेंट है, या इनको किसी मानवीयता को लेकर के ये कर, अगर मानवीयता को लेकर करते या मानवाधिकार संरक्षण में होते तो आपको मालूम होना चाहिए 60 वर्ष से ऊपर ऐसे कितने 50,000 से ऊपर भारत में जेलों में लोग निरुद्ध हैं जो अपनी जमानत नहीं करा सकते हैं, 60 वर्ष से ऊपर हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, मानसिक रूप से चैलेंज्ड हैं। उनके बारे में कोई एक शब्द नहीं कहा। आप सोचिएगा कि अगर इतने ही मानवाधिकार के प्रशस्त करने वाले होते तो उनके बारे में भी कह देते। उसमें तो ये था कि बस जाकर के आपको जमानत के पेपर देने हैं, पैरवी करनी है, और 15 अगस्त और 26 जनवरी को वैसे भी छोड़े जाते हैं, 2 अक्टूबर को छोड़े जाते हैं, इनको भी आप छुड़वा देते। उनके बारे में एक शब्द नहीं। और शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए, क्योंकि अंदर वलवला है कि कहीं ममदानी के यहां ये हमें ले जा सकता होगा, ममदानी से मिला सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये भ्राता द्वैत का तो ममदानी से बड़ी दांत काटी रोटी है ना। ये बात दूसरी कि ममदानी ने बातों से खुश कर लिया, करा धरा धेले का कुछ नहीं। तो शर्जिल इमाम ने ये कहा, और उमर खालिद के बारे में भी यही कहा जाता है। सर, जैसे गृह मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम, ये इस तरह की बचकानी बातें करें, इनके अपने कार्यकाल को देखिए सर, कितने बड़े बड़े हमले हुए हैं इन्हीं नक्सलियों के। और तब इन्होंने जेएनयू में कहा था कि हम नक्सलियों से बात करने को तैयार हूं, मैं पहला ऐसा मिनिस्टर हूं जो नक्सलियों से बात करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उनको हथियार डालने को नहीं कहूंगा, फिर भी बात करने को तैयार हूं। सर, इन्होंने ही तो उनको पनपने दिया है। सांठ गांठ के चलते जो अत्याधुनिक हथियार इन तक पहुंचते थे सर, वो क्यों इनके पास पहुंच जाते थे और कैसे पहुंच जाते थे? क्या जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा किया है मोदी सरकार ने, उसकी टीस इनके मन में है, इसीलिए इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं कि मैं भी दिमागी नक्सल। पूरा ये तो कुंठाग्रस्त ही है और इसी तरीके से बचकानी बातें कर रहे हैं। इनके अंदर कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं दिखाई पड़ेगी जिससे कि आप ये कह सकें कि वाकई इनके अंदर देश प्रेम का प्रागट्य हुआ हो। ये वो सब बातें कर रहे हैं जो कि स्वार्थ से निहित है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये इनके ऊपर एक आंतरिक कुंठा है जिसको लेके इस तरीके की अनर्गल बातें करते हैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि कहीं इनके कोई मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। इन्हीं के कार्यकाल में नवंबर 2013 में सुशील कुमार शिंदे, तत्कालीन भारत के गृह मंत्री, ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र लिखा था कि अर्बन नक्सल एक समस्या है और इसके निपटने के लिए एक कार्य योजना भारत सरकार को बनानी है। ये तो शपथ पत्र उन्होंने दिया था, उन्हीं के सरकार में जो गृह मंत्री थे भारत सरकार के, सुनील कुमार शिंदे। तो आप कम से कम उसको ही देख लेते। लेकिन इन चीजों को न देख करके आप मनमाने तरीके से एक वो चला रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है अंजू जी। सर, लेकिन अब अगर ये सब कह रहे हैं कि मैं देशभक्त हूं इसलिए मैं दिमागी नक्सल हूं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। सर, केजरीवाल तो 2014 में जब 26 जनवरी के मौके पर धरने पर बैठ गए थे सीएम रहते हुए रेल भवन के सामने, तब उन्होंने कहा था मैं एनार्किस्ट हूं। और अभी एक इंटरव्यू में 2-4 महीने पहले कह रहे थे मैं कोई नक्सली हूं जो मुझको कहा जा रहा है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, क्या मैं जंगल में चला जाऊं? और आज कह रहे हैं कि मैं देशभक्त हूं इसलिए मैं दिमागी नक्सल हूं। तो सर, इसकी एक पार्टी बन गई है। जिस तरह से कॉकरोचों की पार्टी बनी थी वैसी दिमागी नक्सलियों ने एक पार्टी बना ली है। सर, इनका इलाज क्या होगा? कैसे निपटा जाएगा इनसे? या ये खुद ही बिलबिलाते हुए सामने आएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे?
अंजू जी, ये इन्होंने उपहास का विषय इसको बना दे, जो कि उपहास का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि ये गंभीर समस्या है और इनको पहचानना, यानी चिन्हित करना, पहले तो चिन्हित कर लें। और ये जो मजाक बना रहे हैं कि हम भी दिमागी नक्सली हैं और जो पार्टी बना रहे हैं, सबसे पहले जो कह रहे हैं उनके कार्य व आचरण, और ये जो आपका खान मार्केट गैंग है, लुटियंस गैंग है, इनके जो भी अपने को क्लेम करते हैं इनको पहले चिन्हित करें, जो मजाक में आए वो भी, जो गुप्त है वो भी। अंजू जी, कोई कठिन कार्य नहीं है। इनके एसेट्स की आप जांच करा लीजिए, आप 4 विभाग लगा लीजिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनकी जांच कर लीजिए कि ये कितनी बार विदेश गए हैं, विदेश से क्या फंडिंग आई है, फंडिंग आने के बाद इनकी माली हालत क्या है, जरिया आमदनी क्या है। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आमदनी इनकी 1 लाख रुपए, खर्चा इनका 1 करोड़ है, बाकी 99 लाख कहां से आए, ये जवाब दें ईडी को, इनकम टैक्स को। इतना ही हम कर लें तो आप मान के चलिए इनका इलाज यही है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक तरीके से प्लेयर्स हैं। जो कमाई होती है क्रिप्टो करेंसी में हवाला से कन्वर्ट करके कैसे विदेश भेजते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एफसीआरए के न आने से, अभी तो उसको जेपीसी को हवाले कर दिया गया है एफसीआरए बिल को, लेकिन एफसीआरए बंद हो जाएगा, उसी को लेकर के ये कितना एक तरीके से उछल रहे हैं, कितना उद्वलित है। तो अंजू जी, इनकी सारी कमाई आती ही वहीं से, जो जूठन आती है। आप देखें जुनैद किस तरीके से खाना परोसता था, किस तरीके से स्विगी वगैरह के जो खाना बांट रहे थे। आखिर इतनी दया दिखाने वाले कौन लोग हैं? और भी तमाम आंदोलन होते, झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, वहां तो कोई खाना वाना आया नहीं स्विगी से और जोमेटो से। स्विगी जोमेटो तो वहां भी आते हैं झारखंड में, लेकिन वहां कहीं नहीं से आया। वहां बेचारे खीरे काट के खा रहे हैं, और यहां पर मालूम पड़ा स्टारबक्स नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है, महंगे पिज्जा और महंगे बर्गर से ज्यादा कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि ये किस तरीके से इनका काम चल रहा है, और इनके ऊपर पुलिस की नजर रहनी चाहिए, इंटेलिजेंस गैदर होना चाहिए, और आईबी और रॉ को लग करके इनकी जन्म कुंडली खंगालनी चाहिए, तभी इनकी जो है इनका समापन होगा। वरना अंजू जी, आज देश की सबसे बड़ी मुसीबत इन्हीं से ही है। तो इसके मद्देनजर आपको देखना होगा कि इन तमाम चीजों को आपको एक युद्ध स्तर पे एक रोड मैप, प्रधानमंत्री ने 2 स्टेप तो बता दिए, इसके आगे के 2 स्टेप मैं समझता हूं कि वरिष्ठतम स्तर पे ही इसका खुलासा होगा और तभी इसका समापन होगा। सर, ये जो पॉइंट 2 फ्रंट हम जिसको कहते हैं ना, ये वही लोग हैं, उन्हीं को टारगेट किया गया है। राजदीप भी उछल उछल कर कह रहा है कि मेरी बात हो रही थी। सर, पीएम मोदी जब इस तरह की बात करते हैं तो आपको लगता है कि आगे कहीं रोड मैप तैयार हो चुका है, कोई ना कोई ऐसी प्रोजेक्ट या ऐसी योजना तैयार हो चुकी है इनकी नकेल कसने के लिए, इसीलिए शायद ये बिल बिलाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि कल को इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये कहेंगे देखिए मैं तो देशभक्त था, इसलिए मैं अर्बन नक्सल था या मैं दिमागी नक्सल था और अब मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको लगता है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से इनको कसने के लिए? बिल्कुल चल रहा है, चलना चाहिए। मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करूंगा कि इनको मटियामेट करने का वक्त आ गया है। ये सब बड़े हीरो बनते हैं, बड़बोलापना इनका जो है ज्यादा इनको सुरक्षा कवच नहीं देगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कोई ना कोई इनपुट हमारी जांच एजेंसियों के पास है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है इन दिमागी नक्सलों को लेकर। इसीलिए पीएम मोदी ने लाल किले से सिर्फ हिंट दिया है, और आने वाले दिनों में इनकी नकेल कसने के लिए जरूर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।